तो किस प्रकार से जो हमारे बच्चे अभी 10वीं की परीक्षा दे चुके हैं और आगे भविष्य में किस प्रकार से उन्हें विषय का चयन करना है, तो 10वीं के बाद विषय का चयन कैसे करें, यही है जानने का विषय। और इस विषय की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेष अतिथि जो कि श्री प्रशांत शर्मा जी, एक करियर काउंसलर है। इनका स्वागत कर लिया जाए तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो 10वीं के बाद बच्चे विषय का चयन करते हैं उसमें जो अभिभावक हैं उनकी क्या भूमिका रहती है? क्या अभिभावकों को भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए या फिर बच्चे के मन के अनुसार छोड़ देना चाहिए? पूर्वा जी, सबसे पहले तो जैसे आपने आज दिन की शुरुआत की कि कल हम महापर्व मनाने जा रहे हैं बोटिंग का, तो मेरा सभी अभिभावकों से और जो ऐसे छात्र हैं जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम आ चुका है, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था, तो मेरी अपील है कि वोट देश हित में ज़रूर करें और इस महापर्व के गवाह बने। बात आती है शिक्षा की, तो हमारा शास्त्र कहता है ना चौर्य चौरम, ना राज्य हारम, ना भ्रात भाजम, ना चा भार्यकारी, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धन सर्वधन प्रधानम। अर्थात कि ना तो इसको कोई चोर चुरा सकता है, ना तो इससे हमारा भाई बांट सकता है, ना ही राजा इसको हमसे छीन सकता है। ये तो वो धन है कि जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, इसलिए विद्याधन को सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है। और इसी विषय में हम अपने अभिभावकों की कुछ परेशानियां को कम करने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, और देखेंगे कि हम उनमें कैसे उनको मदद कर सकते हैं कि कक्षा 10वीं के बाद जो चुनाव होता है, विषयों का चुनाव होता है, वो कितना महत्वपूर्ण है। ये वो क्षण होता है जो हमारी जिंदगी को एक दिशा देता है। अगर हमने सही दिशा पकड़ ली तो हमारी सफलता हमें जल्दी मिल जाती है। इसलिए ये वो क्षण है, ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर हमें संभल के और दोनों के प्रयास का अर्थ है यहाँ पे कि हम स्टूडेंट्स का मत भी हम समझें और अभिभावकों का मत भी समझें। हम दोनों को मिला के ही हम कुछ रिजल्ट्स निकालें। ऐसा ना हो कि ये रिजल्ट्स एक तरफा हम डिसीजन लें, या तो हम छात्र अपने ही डिसीजन को सर्वोपरि माने या अभिभावक अपने डिसीजन को सर्वोपरि माने। हम दोनों के डिसीजनों को मिलाकर ही हम रास्ता निकालेंगे, क्योंकि ये ऐसी बात होती है क्योंकि इस समय छात्र जो है कि उम्र इतनी अधिक मैच्योरिटी पर नहीं होती है कि वो अपना ध्यान दे पाए कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अभिभावकों का ये धर्म होता है कि उसको वो किसी भी प्रकार से, या वो अपने स्कूल में करियर काउंसलर की मदद ले सकता है या किसी अन्य सीनियर की मदद ले सकता है, अपने गुरुओं की मदद ले सकता है कि उसको वो दिशा का ज्ञान हो कि जो वो विषय लेने जा रहा है उसमें उसको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं उसके करियर बनाने के। तो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम इस पर बहुत ही अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी वो गलती हो जाती है माँ बाप से कि उन्हें लगता है कि नहीं, ये मेरा जो बच्चा है ना वो मुझे पूरा अधिकार है, मैं जो बोलूँगा वही पढ़ना है। जिन्हें ये नहीं सोचना है, आजकल तो बच्चों को पहले ही पता रहता है कि मुझे क्या पढ़ना है। जी हाँ, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, अनूप जी। जी स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी अनूप जी। हेलो जी, नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्ते। मैंने अनूप शर्मा बोला था टीकमगढ़ से। जी जी। मैम ये पूछ रहे थे कि 10वीं के बाद जो व्यवसायिक विषय हैं वोकेशनल वाले, तो क्या केवल उन्हीं को लेके जा सकते क्या 11वीं में? बिल्कुल है अनूप जी, नमस्कार। आपने जो प्रश्न उठाया वोकेशनल को लेके, बिल्कुल आप वोकेशनल में जा सकते हैं और हमारे पाठ्यक्रम है इस चीज़ में। वोकेशनल में ऑलरेडी हमारे जो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें ब्यूटी है, वेलनेस है, बैंकिंग है, फाइनेंस सर्विस है, हेल्थ केयर है, फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, ट्रैवलिंग है, टूरिज्म है। आप इसको भी लेके अपने करियर को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसमें भी आपके कक्षा 12वीं के बाद जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो इसमें बिल्कुल आपको विस्तृत और अच्छी ब्रांचेस मिल जाती हैं जिसमें आप करियर अपना डेवलप कर सकते हैं बच्चे का। जी बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। मुझे लगता है कि अनूप जी को उनके प्रश्न का उत्तर संपूर्ण मिल चुका होगा। जिस बात पर मैं आपसे प्रश्न कर रही थी कि कभी कभी वही चीज़ होती है कि हम सावधानी नहीं बरत पाते कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो वो अभिभावकों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, पूरी जिंदगी का सवाल होता है, देश का सवाल होता है। जी पूर्वा जी, इसमें एक चयन, जब विषय चयन होता है तो इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है
अभिभावकों को वो एक निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चे का रुझान देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का रुझान किस ओर है, और रुझान देखने के लिए भी कई तकनीक्स होती हैं जिसमें वो ऑब्ज़र्व कर सकता है। एक तो हम बात करके भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आपका किस संबंध में, किस विषय को लेके आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आगे। और दूसरी चीज़ होती है कि उसको जो विषय लेना चाहता है उसमें कैरियर के ऑप्शंस कितने हैं भविष्य में। ऐसा ना हो कि उसके कैरियर के ऑप्शंस वहाँ भविष्य में बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे को हम गाइड कर सकते हैं, काउंसलर्स से बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि पेरेंट्स उसको भली भांति समझाए कि जो वो ऑप्ट करना चाहता है उसमें उसको ये राहें मिल सकती हैं, इतने इतने ऑप्शंस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे को जब बच्चा सिटिंग में बैठता है, पढ़ने के लिए बैठता है, तो हम ये पेरेंट्स उसमें ऑब्जर्व करता है कि उसकी सिटिंग कैसी है। क्या वो लगातार पढ़ता है उस विषय को, या विषय को जब लगातार पढ़ता है वो, तो उसके बीच में वो कितने अंतराल से उठता है, क्या उसी विषय में खो जाता है वो जी। अगर वो ऐसा नहीं हो कि बच्चा जब कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठे तो बार बार वो बाथरूम के लिए उठे या बार बार पानी पिए, या बार बार चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, हेमराज जी सीहोर से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न जी। या बार बार पानी पिए, मैं चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, हेमराज जी सीहोर से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप। सर जी नमस्ते। हेमराज जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपने घर के टीवी का आवाज थोड़ी सी वॉल्यूम कम कीजिए। आवाज कम करिए जी 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 जी, पूछिए आप अपना प्रश्न। मैं कह रहा था कि जो बच्चे विषय चयन करते हैं उस टाइम जो है माता पिता उन पे दबाव बनाते हैं कि आपको आर्ट लेना है कि साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है, ये कहाँ तक सही है? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है हेमराज जी, और इसमें जो है आप बच्चे की सलाह जरूर लें, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट की ओर है, वो किस में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसको हमें ये सही समझाना है। इनफैक्ट कि बच्चे को ऑब्जर्व भी करना है कि जो वो सब्जेक्ट के लिए बात करता है तो क्या वो उसमें परफेक्ट है या नहीं है, क्योंकि ये जनरली देखा जाता है बच्चे उन्हीं सब्जेक्ट को चुनते हैं जिनमें उनका मन लग रहा होता है, जो उनको समझ में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे डिसाइड करना कि बच्चे की हम बात नहीं सुनेंगे, पेरेंट अपना दबाव बनाएंगे, ये पूर्णतः गलत है। हमें बच्चे की राय को पूर्णतः अच्छी तरह से समझना होगा और उसके विषय में आपस में उसके पेरेंट्स से, उसके जो अपने स्कूल कॉलेज में कोई काउंसलर हैं उनसे बात करके उसको बिल्कुल वही सब्जेक्ट दिलाना चाहिए जो कि उसके हित में है और जो जिसमें उसकी रुचि है। जी, बहुत ही अच्छी बात है ये कि सच में सभी की जो राय है वही हमें समझना चाहिए, बच्चों की भी राय हमें समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी। इन सब भूमिकाओं में काउंसलर की क्या भूमिका है, वो काउंसलर उन्हें कहाँ मिलेंगे जिनसे जाकर वो सही सलाह ले सकते हैं? आपको बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश शासन में सभी स्कूलों में काउंसलर की व्यवस्था की हुई है। 2 टीचरों को प्रशिक्षित किया गया है कि बच्चे की वो काउंसलिंग करें कि उनको कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है अपने जीवन को बनाने के लिए। और इसमें जितने भी हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पर भी हों, उसमें भी काउंसलर से बात कर सकते हैं, अपने तहसील लेवल पर भी काउंसलर से बात कर सकते हैं, अपने ज़िले लेवल पर भी काउंसलर से बात कर सकते हैं, प्रदेश लेवल पर भी काउंसलर से बात करते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने हमारी जो वेबसाइट्स है उस पर भी वो चैट करके भी बात कर सकते हैं, और जो कुछ टोल फ्री नंबर भी उसने जारी किए हैं उन पे भी काउंसलर की मदद ले सकते हैं। तो काउंसलर आपके चारों ओर हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि काउंसलर कहाँ मिलेंगे, तो अपने विद्यालय के प्रिंसिपल पर जाइए और प्रिंसिपल से बात कीजिए, आपको निश्चित ही सुनिश्चित मार्ग मिल जाएगा जिससे आप काउंसलर से बात कर सकेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए कि हमने बात कर ली कि पेरेंट्स जो हैं उनकी भूमिका क्या है, बच्चों की राय क्या है और काउंसलर किस प्रकार से, लेकिन किन किन मुख्य बिंदुओं पर बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे दोस्त ने ये लिया है तो मैं भी ये ले ही लेता हूँ, या फिर मेरी टीचर ने मुझे ये समझाया था कि ये लेने से ऐसे बनेंगे, खुद को कुछ भी नहीं पता है। तो कौन से मुख्य बिंदु चयन होते हैं? देखिए, ये बात तो बहुत ही सही आपने बताई कि बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, उसको जो बात सुनने को मिलती है उसी को फॉलो अप करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में उसको जब वो करियर को चुनता है तो उसको निश्चित रूप से अपने भविष्य को देखते हुए उसको आखिर करना क्या है। वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है,
वो वाणिज्य क्षेत्र में जाना चाहता है या आर्ट साइज में जाता है, सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो विषय का चयन प्रॉपर तरीके से करेगा और उसकी जानकारी सही तरीके से लेगा, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और इसमें ये देखिए, अगर कोई सिविल सर्विसेज के लिए बच्चा जाना चाहता है और सिविल सर्विस में बच्चे का इंटरेस्ट अगर शो हो रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो आर्ट क्षेत्र में अगर चुनता है तो उसके लिए राह आसान हो। ऐसा नहीं है कि वो साइंस सब्जेक्ट से नहीं जा सकता है या अन्य क्षेत्र से नहीं जा सकता है, बट उसकी अगर जो राह आसान होगी वो आर्ट सब्जेक्ट से ह्यूमैनिटीज ग्रुप में वो लेने से उसकी जो सक्सेस का प्रतिशत है वो कुछ लेवल तक बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो विषयों का चयन है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जी, विषय चयन में आने वाली सबसे मुख्य समस्याएं के विषय में अगर आप बताएं। कभी कभी ऐसा होता है वो अनदेखी अनसुनी समस्याएं उसी समय पर पैदा हो जाती हैं और फिर व्यक्ति अचानक से घबराने लगता है, तो कौन कौन सी वो मुख्य समस्याएं हो सकती हैं? देखिए कि बच्चे को अभी इतना तो अधिक ज्ञान नहीं होता है, कुछ एक बच्चों को छोड़ के जिनके पेरेंट्स काफ़ी पढ़े लिखे हैं या जो कि हायर एजुकेशन जो ले चुके हैं, उन्हें मालूम रहता है कि बच्चे का करियर किस विधा के साथ अच्छा रहेगा, तो ऐसे में बच्चे को सजेस्ट करते हैं। परंतु कुछ एक केस मेरे पास ऐसे आए हैं कि बच्चा उनसे हटके गया है, उन्होंने ऑप्ट लिया है कि नहीं सर मैं वोकेशनल में फ़ोटोग्राफी उस चीज़ में जाऊंगा, और हमने ये देखा है कि बच्चे को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, नहीं कि आप मैथ्स ग्रुप में जाए, क्योंकि कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको पेरेंट्स ने भी नहीं सुना होता है। आजकल मुख्य रूप से करीब करीब 8 सब्जेक्ट हमारे मध्य प्रदेश शासन ने दिए हुए हैं, जिसमें हमारा साइंस ग्रुप है, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप्स आता है, मैथ्स बायो ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप है, एग्रीकल्चर ग्रुप्स है, फाइन आर्ट्स ग्रुप है, होम साइंस ग्रुप्स हैं, और ऐसे कई ऐसे अच्छे कोर्सेज का कॉम्बिनेशन इस चीज़ में डाला है, तो बच्चा उनको ऑप्ट कर सकता है। तो जो मैं फ़ोटोग्राफी की बता रहा हूँ, आज बच्चे ने वो ऑप्ट किया, उन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज में उसको संस्था में उसका दाखिला करवाया और बच्चा आज काफ़ी सक्सेस है। तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चा हमेशा गलत होता है, बच्चे को राय नहीं होते हैं। आपको भी अगर बच्चा बोल रहा है चाहेंगे तो... क्योंकि हमारे साथ हमारे फिर से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी भोपाल से। स्वागत है सर आपका, पूछिए आप। हाँ, पूर्वा मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, पहले का कैरियर सिलेक्शन और आज का कैरियर सिलेक्शन, इसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू सोशल मीडिया या इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन कैरियर सिलेक्शन, इसको आप कैसे देखते हैं? आज सोशल मीडिया की वजह से क्या बहुत डिस्ट्रैक्शन है बच्चों में, भटकाव है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक रेज निकलती है ना, उससे तुरंत माइंड डाइवर्ट होता है। इसके बहुत अलग साइकोलॉजिकली फिजिकली बहुत इफेक्ट पड़ते हैं, तो वो सारा शरीर पर सोचने के उसके ढंग पर प्रभाव डालता है, तो उससे कैरियर सिलेक्शन में इफेक्ट पड़ता है। आप इसको कैसे देखते हैं? आज के परिवेश में मुझे लगता है बहुत ही सटीक प्रश्न आपने किया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान अभिशाप है और विज्ञान वरदान भी है। अब आप देखते कैसे हैं? अगर निश्चित है कि जो भी हमारे सराउंडिंग जो घटनाएं होती हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कुछ एक्टिविटीज़ हो, हमारे ऊपर निश्चित रूप से हमारे मस्तिष्क पे इस पर प्रभाव पड़ता है, और पढ़ना भी चाहिए। स्वस्थ एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी भी है कि उसका प्रभाव पड़े। अब वो प्रभाव किस हद तक है कि हम पॉजिटिव किस प्रकार से लेते हैं। अगर बच्चा इस चीज़ में सिलेक्शन कोई ऐसी चीज़ का कर रहा है जो आपको भली भांति मालूम है कि ये आगे जाके उसके करियर को अच्छा नहीं बनाएगा, तो उसको आप विधिवत तरीके से इस चीज़ को समझाना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ते समय सोशल मीडिया पर जुड़ता है तो उसको वापस दोबारा कंसंट्रेट करने के लिए करीब 20 मिनट लगता है। तो वो कितना टाइम लॉस करता है उस चीज़ के लिए। तो सोशल मीडिया पे ये जरूरी नहीं होता है कि सारी ऑथेंटिक ही जानकारी हो या ऑथेंटिक चीज़ हो। आपको कैरियर काउंसलर की उसमें मदद लेनी चाहिए और उससे बात करवानी चाहिए ताकि बच्चे को सही दिशा मिल सके। जी, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम कहीं पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं और पता चला दिमाग कहीं और चला गया है। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया से तो दूर रहना पड़ेगा, तभी हम अपना भविष्य बना सकते हैं। कभी कभी सर हम ये जानना चाहेंगे कि कभी कभी ये देखने को मिला है कि बच्चा बहुत बढ़िया है, ब्रिलियंट है, उसने एक सब्जेक्ट ले लिया है, लेकिन अब वो ये चाहता है कि वो ऑफलाइन दूसरा सब्जेक्ट लेकर भी वो 2 परीक्षाएं दे सके। तो क्या ये भी संभव है? बिल्कुल संभव है। शासन द्वारा इसके विषय में भी उसको एक छूट दी गई है
कि बच्चा जो है अगर कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करता है, मान लीजिए उसने मैथ्स ग्रुप ले लिया है, तो वो एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में बायो ग्रुप ले सकता है। और उससे संबंध में जो परीक्षाएं हैं वो दोनों परीक्षाओं में, जैसे नीट में भी बैठ सकता है बच्चा और इंजीनियरिंग भी दे सकता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है। जी, मुझे कई बार ये समझ में आता है कि हमारे पूरे परिवार में सारे इंजीनियर हैं, तब हमें भी इंजीनियर ही बनना है। हमारे पूरे परिवार में सारे डॉक्टर्स हैं, तो हमें भी डॉक्टर ही बनना है। इस सोच को बच्चों के ऊपर जो लादा जाता है वो किस प्रकार से उन्हें, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं भाई मेरे पूरे परिवार में मामा हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, जो वो वकील हैं तो हमें भी वकील ही बनना है। तो इससे उनको कुछ और सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये प्रश्न बहुत जायज़ है और ये प्रश्न बहुत कॉमन है कि इस चीज़ में ये परेशानियां मेरे पास लेके आते हैं कुछ अभिभावक कि बच्चा मेरा उस फील्ड में मैं भेजना चाहता हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चे का इंटरेस्ट लेवल हम कैसे चेक करते हैं, तो उसकी जो सिटिंग है वो किस सब्जेक्ट को लेके कंटिन्यूसली है जिसमें वो खो जाता है, तो हम उस चीज़ को भली भांति समझें। और जो पेरेंट का जो दबाव कह लीजिए या सुझाव कह लीजिए, वो जिस फील्ड में है उसी फील्ड में ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें उस कैरियर के जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, जो अवरोध आते हैं, वो कैसे हटाते हैं उनको भली भांति उन पेरेंट्स को मालूम है। तो उनको मालूम होता है कि हम बच्चे को किस प्रकार से सक्सेस जल्दी दिला सकते हैं, इसलिए वो इस चीज़ के लिए करते हैं। बट थोड़ा सा पेरेंट इसमें ध्यान रखें कि अगर बच्चे का रुझान अगर आप देखते हैं कि 70% आप जो दिलाना चाहते वो शोर है, तो निश्चित ही करें। लेकिन अगर रुझान देखते हैं कि उसका 20 और 30% भी रुझान उस बार नहीं है, तो उस पर बिल्कुल भी दबाव ना डालें। जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है। कई बार ये देखने को मिलता है कि भाई हमने बहुत सोच लिया था, ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे हमने सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट ले लिया, मन ही नहीं लग रहा उसके बाद में। अब कितनी बार और कब कब किस किस परीक्षाओं में या किस किस कक्षाओं में वो सब्जेक्ट बदल सकते हैं बच्चे, जिससे उन्हें लगे कि नहीं मन ही नहीं लग रहा, मैं कैसे पढूं, वो चीज़ बड़ा प्रेशर देती है। देखिए, पूर्वा जी ने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि हम सब कुछ पूछ लेते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि वो अगर उसने विषयों का चयन कर लिया है तो क्या वो विषय अब आगे जाके बदल सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अभिभावकों को और बच्चों को मैं बताऊं, बिल्कुल भी आप बदल सकते हैं विषय। इसके साथ में कुछ क्लॉज आते हैं, कुछ तरीके होते हैं कि हम कैसे विषय बदल सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर 10वीं के पास करने के बाद अब आपने 11वीं में कोई सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया है और कक्षा 12वीं में आप समझते हैं कि ये विषय हम उतना अच्छा नहीं ले पा रहे हैं या हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमसे सिलेक्शन गलत हो गया है, तो कक्षा 12वीं में भी आप विषय बदल सकते हैं। 12वीं के भी कर ली है तो 12वीं के बाद आप कॉलेज लेवल स्तर पे भी विषय बदल सकते हैं। परंतु इसमें है कि अगर कोई व्यक्ति साइंस ग्रुप से आर्ट ग्रुप में आना चाहता है तो आ सकता है, परंतु अगर व्यक्ति हमारा जो छात्र है वो आर्ट ग्रुप से साइंस ग्रुप में जाना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ में ध्यान रखें कि आप अपने विषय कक्षा 11वीं के अलावा 12वीं में भी बदल सकते हैं और कॉलेज स्तर पर भी बदल सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। अब ये तो हो गई, हमने विषय भी ले लिया, बदल भी लिया, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही विकट समस्या है जो पेपर में, न्यूज़ में हमें देखने को मिलती है। पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, पीयर प्रेशर है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे हार मान जाते हैं और ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जो कि उन्हें नहीं उठाना चाहिए। पूरी ज़िंदगी के लिए पूरे परिवार को वो झेलना पड़ता है। उस समय उस परिवार को क्या पहले से समझना चाहिए, क्या चेतावनी मिल जाती है लोगों को, और उस बच्चे को क्या समझाना चाहेंगे कि अगर आप नहीं कर रहे, कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना ही ज़रूरी नहीं है, बहुत कुछ और ऑप्शन है। आप सब कुछ छोड़कर अगर घर जाकर कुछ और भी पढ़ लेंगे, कुछ और भी कर लेंगे, तो भी दुनिया आपके लिए है, ज़िंदगी आप जीत सकते हैं। पूर्वा जी, एक मिथ है, पेरेंट्स के बीच में भी है और अभिभावकों के बीच में मिथ है। वो मिथ ये है कि बच्चों का जो वो आकलन करते हैं तो उनके अंकों के आधार पे करते हैं। आपको मैं बता दूं, अंकों का आना कोई किसी भी उसकी इंटेलिजेंसी का पैरामीटर नहीं है। हर बच्चा किसी ना किसी क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकता है, इंटेलिजेंट होता है, कुछ ना कुछ ईश्वर ने उसको गुण दिए होते हैं, बस हमें उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर किसी सब्जेक्ट को लेके अगर बच्चा रुक जाता है किसी चीज़ में, तो मध्य प्रदेश शासन ने एक रुक जाना नहीं नाम से एक हमारे उसको आगे बढ़ने के लिए एक स्कीम बनाई है, जिसमें 5 सितंबर उसकी आखिरी दिनांक है। आज की डेट में
उसके फॉर्म भर सकते हैं। 5 तारीख तक आज आखिरी डेट है। उसकी कक्षा उसमें 10 तारीख से लेके 18 तारीख तक उसका प्रशिक्षण भी होता है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है सब्जेक्ट को लेके, जिसमें वो रुक गया है, उसमें वो उनके स्कूल में प्रशिक्षण भी ले सकता है और 20 तारीख को वो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से दे सकता है और उसको भली भांति अगर इसमें पास होता है तो उसकी उत्तीर्ण की अंक सूची मिलती है। अगर मान लीजिए इसमें भी बच्चा पास नहीं होता है तो दिसंबर में ये फिर से कराई जाती है। अगर वो अभी मई के एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो उसको नियमित इसमें एडमिशन मिल जाएगा और अगर वो दिसंबर के एग्ज़ाम में पास होता है तो वो स्वाध्यायी छात्र के रूप में ले सकता है। तो ये आपकी ज़िंदगी का इम्तहान नहीं है, ये तो एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होती है। तो बच्चों को हार नहीं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता याद आती है, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। तो निश्चित रूप से हमें हार नहीं माननी है। हारते तो वो हैं जब हमारा मन और इस चीज़ को हमारा मस्तिष्क हार स्वीकार कर लेता है। लेकिन हम तो इंडिया देश के निवासी हैं और हमारे किसी भी पूर्वजों ने आज भी हार नहीं मानी है। हमारे देश लिए देखिए, हमारे देश की आज़ादी लेकर ही रहे, जो ठान लिया है वो लेकर रहे। हमारा जो गगन यान है जो अभी हाल ही में पिछले कितने दिन से प्रयास कर रहे थे, विफल हुआ और हम सक्सेस हुए। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया और मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पर आज हमने बात की और जिन भी हमारे अभिभावकों ने, जिन विद्यार्थियों ने ये प्रोग्राम देखा होगा उनके लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आप आए हमारे स्टूडियो में और इतनी अच्छी जानकारी है उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। दर्शकों, अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे साथी श्रीकांत सोनी जी के साथ में, जो कि पहुँच चुके हैं शासकीय नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल तुलसी नगर, क्योंकि यहाँ की छात्राओं ने 10वीं में भाई झंडे गाड़ दिए हैं, बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो क्यों ना यहाँ